जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मैं नितिन कुमार छारी आप सभी का वसंत एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऑब्जेक्टिव सीरीज के अंतर्गत यूनिट 7 से संबंधित है। यूनिट 7 प्रारंभिक परीक्षा की जो कि विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित है। इसके अंतर्गत लगभग 25 प्रश्न आपको आज डिस्कस कराए जाएंगे। ठीक, डिस्कशन के दौरान इसके आंसर पे चर्चा होगी। चर्चा इस बात पे भी होगी अगर ये आंसर है तो क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यदि कोई विद्यार्थी चैनल पे नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को टिक भी कर दे, जिससे क्या फ़ायदा होगा, अगला जो डिस्कशन होने वाला है इससे संबंधित उसका नोटिफिकेशन उसे मिल जाएगा और उसकी तैयारी में जो सकारात्मक बदलाव वो चाहता है वो उसको जरूर मिलेगा। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। पहला क्वेश्चन वो है, कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुप्फर जो सेल्स हैं, कुप्फर जो कोशिकाएं हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वो आपकी बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, या छोटी आंत अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, लीवर अर्थात यकृत में पाई जाती हैं, वृक्क या किडनी। यानी कि आपको 4 ऑप्शन में से ये बताना है कि कुप्फर कोशिकाएं इनमें से कहाँ पाई जाती हैं। ठीक, तो कुप्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जा रही हैं? आपके यकृत यानी कि लीवर में पाई जा रही हैं। इंपॉर्टेंट कोशिकाएं हैं। चलिए नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। एक्चुअल में ये ग्लाइकोजन क्या है पहले इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन अब अभी डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे इसमें कि ग्लाइकोजन क्या है और वो सारी चीज़ें। ग्लाइकोजन जो है वो लीवर में स्टोर होता है, या लीवर में नहीं होता है तो कहाँ होता है? फिर मांसपेशियों यानी कि मसल्स में स्टोर होता है। फिर उसके बाद अधिचर्म में स्टोर हो रहा है, या लीवर और मांसपेशियां दोनों में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोजन है वो किस में स्टोर हो रहा है आपको बताना है कि इन ABCD में से आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, लीवर और मांसपेशियां यानी कि मसल्स। ठीक, अब बात करेंगे ग्लाइकोजन पे। तो ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन जंतुओं का स्टोर एनर्जी कहलाता है। यानी कि हम जो है जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हमारा भोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, यानी कि पाचन की क्रिया के बाद ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज हमारे शरीर को एनर्जी दे रहा है। अब बॉडी के अंदर अधिकांश जो ग्लूकोज है जिसकी ज़्यादा मात्रा है, तो ये ज़्यादा मात्रा में उपस्थित ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में आपके लीवर और मांसपेशियों में स्टोर हो जाता है। जब आपके शरीर को एनर्जी चाहिए रहती है तो बाद में ये जो एनर्जी है वो ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और आपका काम चल जाता है। जब आप रोजा रखते होंगे, है ना, जब आप नवरात्रि की फास्ट रखते होंगे, जब आप शिवरात्रि का फास्ट रखते होंगे, तो जब आप फास्ट रखते हैं तब आपको भूख लगती होगी ना, स्वाभाविक सी बात है। हाँ, ये बात माना कि ऊपर वाला आपको शक्ति देता है कि आप भूख को सहन कर सकें, लेकिन लगती तो होगी ना। तो विज्ञान यहीं पे अपना कार्य कर देता है। ठीक है, ऊपर वाला तो शक्ति दे ही रहा है, लेकिन विज्ञान क्या कार्य कर रहा है? जब आपके शरीर को एनर्जी की आवश्यकता है और आप भोजन के द्वारा वो एनर्जी नहीं ले रहे हैं, तो आपका शरीर उसको खुद एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देगा। और वो कैसे करेगा? इसी ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपके शरीर को एनर्जी देगा। और ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर हो रहा है? आपके लीवर और मांसपेशियों में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आमाशय में यांत्रिक और रासायनिक पाचन यानी कि मैकेनिकल और केमिकल जो डाइजेशन है से गुजरने के बाद भोजन को क्या कहते हैं? यानी कि भोजन यानी कि थाली में रखा हुआ भोजन जिसे आप खा रहे हैं वो भोजन है। तो जब वो भोजन आप खाते हैं तो माउथ में, बक्कल कैविटी में उसको चबा रहे हैं, चबाने के बाद वो नीचे आता है पेट में यानी कि स्टमक में आता है, फिर स्टमक से छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से वो बाहर। ठीक है, तो जो आवश्यक है उसका अवशोषण हो गया है, जो अनावश्यक उसको बाहर निकाल दिया। अब ये पूछ रहा है कि आमाशय यानी कि स्टमक के अंदर जो भोजन है उस भोजन को क्या कहते हैं? क्या उस भोजन को हम बोलस कह रहे हैं, क्या उस भोजन को हम कॉइल कह रहे हैं या काइल कह रहे हैं, या उस भोजन को हम काइम कह रहे हैं? ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, एक बार फिर से कहूंगा, उपरोक्त में से कोई नहीं वाला आंसर ज्यादातर सही नहीं मानता, यानी कि कोई ना कोई तो आंसर इसमें निश्चित तौर पे होगा या है। दिमाग लगाओ, तो इसमें से कौन सा आंसर है जिसको हम टिक कर दें और आमाशय वाला हमारा इसमें से आंसर सही हो जाए? ठीक, तो इसका आंसर है आपका काइम। जब आप भोजन थाली में तो उठा के निवाला मुंह में रखा और उसको चबा रहे हैं, तो चबाते दौरान वो जो भोजन है उसको अपन कहते हैं बोलस। उसको क्या कहते हैं अपन?
बोलस यानी कि आपके माउथ में जो भोजन है, बक्कल कैविटी में जिसको आप चबा रहे हो, उसको बोलस कहते हैं। फिर वो बोलस नीचे आता है, नीचे आने के बाद स्टमक में उसको और भी कई क्रियाएं होती हैं, जैसे पेप्सिन कार्य कर रहा है, HCl कार्य कर रहा है, रेनिन काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो बोलस कन्वर्ट हो जाता है आपके काइम में। फिर ये काइम नीचे जाता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है आपके काइल में। तो भोजन की ये 3 स्थितियां हैं। जब बाहर है खाना, जैसे अपन खा रहे हैं, तो वो भोजन है। भोजन जैसे ही बक्कल कैविटी में पहुंचेगा तो वो बॉइल कहलाएगा, बोलस कहलाएगा। बोलस के बाद स्टमक में पहुंचेगा तो काइम कहलाएगा। काइम के बाद जो आंत में पहुंचेगा तो वो कॉइल कहलाएगा। बट यहाँ पे प्रश्न क्या था आपका? आमाशय। तो आमाशय में आंसर क्या आएगा? काइम, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखो। सीक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन पाचक जो हार्मोन है वो कहाँ से निकल रहे हैं? यानी कि ये जो हार्मोन्स हैं जो आपकी पाचन की क्रिया में काम कर रहे हैं, तो ये हार्मोन निकल कहाँ से रहे हैं? इलियम से, ठीक है, ड्यूडोनम से, ईसोफेगस से, या कोलोन से। कोलन बड़ी आंत का भाग होता है, कोलोन है ना। ईसोफेगस जो होता है, ये यहाँ पे जो आपको एक भोजन की नली दिखाई दे रही है, ऐसे नहीं दिखाई देगी, डायग्राम में देखोगे तो ही दिखाई देगी। तो जो है भोजन की नली, उसको ईसोफेगस कह रहे हैं, ठीक है। और ड्यूडोनम, जूजोनम और इलियम, ठीक है, ड्यूडोनम, जूजोनम और इलियम, ये 3 जो हैं वो आपकी छोटी आंत के भाग होते हैं, जिसमें से इलियम और ड्यूडोनम लिखा है। अब आपको बताना है कि सीक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन, ये जो 2 पाचक हार्मोन हैं, ये हार्मोन कहाँ से निकल रहे हैं? ये हार्मोन निकल रहे हैं आपके ड्यूडोनम वाले भाग से, यानी कि छोटी आंत का जो पहला भाग है वहां से निकल रहे हैं, ठीक है। पक्षियों व सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? उत्सर्जी पदार्थ यानी कि जब आप भोजन करते हैं तो भोजन के बाद आपके शरीर में कुछ आवश्यक पदार्थ बनते हैं, कुछ अनावश्यक पदार्थ बनते हैं, जो कि नाइट्रोजन युक्त अनावश्यक पदार्थ, उनको हम कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। अब जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के, एक होता है अमोनिया, दूसरा होता है यूरिया, तीसरा होता है यूरिक एसिड। अब ये बता रहा है कि पक्षी और सरीसृप का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। प्रश्न ये पूछना चाह रहा है, तो आपको बताओ इनमें से कौन सा पाया जा रहा है, अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका आंसर डी तो होगा ही नहीं, ए बी सी में से कोई एक आंसर होगा, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है। चलिए इसका एक फॉर्मूला बता देता हूँ, पी ए आर ए और एम, ठीक है। इसमें P फॉर पीसीज यानी कि मत्स्य वर्ग, A फॉर एम्फीबियंस यानी कि उभयचर वर्ग। ये दोनों जो हैं यानी कि मछली वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीव और उभयचर वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि उनका उत्सर्जी पदार्थ क्या? अमोनिया है, ठीक है। फिर उसके बाद रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप वर्ग और एवीज यानी कि पक्षी वर्ग के अंतर्गत जो आएंगे वो यूरिक अम्ल का करते हैं उत्सर्जन। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा, यूरिक अम्ल यानी कि यूरिक एसिड, क्योंकि उसने क्या पूछा है? पक्षी और सरीसृप, रेप्टाइल्स और एवीज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? यूरिक एसिड। और मेमल्स जितने होते हैं वो मेमल्स कर रहे हैं आपके यूरिया का उत्सर्जन। ध्यान रहे मेमल्स के अंदर जो सबसे पहला बन रहा है वो अमोनिया बन रहा है, लेकिन लीवर उसको अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, फिर यूरिया को किडनी फिल्टर करके बाहर निकाल रही है, ठीक। तो कुल मिला के आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यूरिक एसिड। एक चीज और ध्यान रखना कि जो आपका मेंढक है, मेंढक क्या है? मेंढक उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है, इस कारण उसको अमोनिया का उत्सर्जन करना चाहिए, लेकिन ये चीटिंग कर लेता है, ये अमोनिया के स्थान पर यूरिया का उत्सर्जन करता है, अर्थात मेंढक क्या हो गया? अपवाद हो गया। और अपवाद प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में श्वसन की क्रिया का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? यानी कि आपकी जो श्वसन की क्रिया है, इस श्वसन की क्रिया को यानी कि रेस्पिरेशन जो साइकिल है उसको कहाँ से कंट्रोल किया जाता है? ठीक है, हाइपोथैलेमस से किया जाता है, बोले नहीं किया जाता। मस्तिष्क के माध्यम से हो रहा है, तो बोले नहीं हो रहा। अनुमस्तिष्क के माध्यम से, अनुमस्तिष्क का मतलब होता है सेरिबेलम, तो वहां से भी नहीं हो रहा है। तो कहाँ से हो रहा है? फिर जो बच गया वहां से हो रहा है, सिंपल सी बात है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है बेटा, याद रखना मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है श्वसन दर को किस यंत्र के माध्यम से मापा जाता है? यहाँ पे देखो मानव शरीर में श्वसन की क्रिया की बात हो रही, क्या आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं,
फिर साथ ही साथ आपके शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बन रही है, ये पूरी श्वसन की क्रिया है। इस श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करने का काम जो है वो कर रहा है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक, फिर उसके बाद अगर अपन बात करेंगे श्वसन की दर, जो सांस ले रहे हैं 1 मिनट में सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये पूरी क्रिया जो हो रही है, इस श्वसन की दर को अगर आप मापना चाहें कि एक व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 12 से 15 बार श्वसन दर को पूर्ण करता है, यानी कि सांस लेने छोड़ने की क्रिया को पूर्ण करता है। ठीक है, तो नापोगे कैसे? तो भैया आपको मापने के लिए स्पीरोमीटर लगेगा। क्या लगेगा? स्पीरोमीटर या स्पायरोमीटर। पायरोमीटर जो होता है वो अधिकतम ताप यानी कि उच्च ताप को मापने के लिए करता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आंसर गलत हो गया। स्टेथोस्कोप वो होता है, वो डॉक्टर लगाता है ना, हेडफोन कान में लगा लेता है, फिर उसके बाद चेक करता है कि हाँ आगे घूमो पीछे घूमो, जोर से सांस लो जोर से सांस छोड़ो, तो वो जो चेक कर रहे हैं ना आगे पीछे, वो स्टेथोस्कोप है। ठीक, और स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है वो आपके बीपी को चेक करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को, है ना। तो 120/80 जो आ रहा है वो आपकी बीपी है, 120/80 mmHg उसकी यूनिट है। अब आपने देखा होगा 120/80 क्यों आ रहा है, 80/120 क्यों नहीं आता? ये नॉर्मल 120/80 क्यों है? क्योंकि ऊपर वाले प्रेशर को अपन कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और नीचे वाले को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 120/80 ये नॉर्मल बीपी माना जाता है। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 स्पीरोमीटर, जो कि आपकी श्वसन की दर को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजित नहीं होती। ठीक है, मानव में जन्म लेने के बाद, जैसे कि महिला के गर्भ में अगर बच्चा पल रहा है तो उसके अंदर ये सारे ऊतक जो है वो विभाजित होंगे, लेकिन जन्म लेने के बाद वो बच्चा यानी कि जो शिशु रूप में बच्चे ने जन्म ले लिया है, उस शिशु में अब इनमें से कौन सी कोशिका है जो विभाजित नहीं होगी? तो वो कोशिका होगी आपकी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका में जन्म के बाद कोई भी विभाजन नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना। मेनिंजिस या मेनिंजाइटिस जो एक रोग होता है, वो मेनिंजिस का भीतर से बाहरी भाग क्या है, इसका सही क्रम बताना है। देखो, आपका जो मस्तिष्क है, आपकी जो खोपड़ी है, उसकी जो लेयर है उसको कहते हैं मेनिंजिस, है ना, उसको क्या कहते हैं? मेनिंजिस। यानी कि आपकी ये दिमाग दिखाई दे रहा है ना इधर डायग्राम में, इधर दिखाई दे रहा होगा, ये मेनिंजिस है, इसकी ऊपर की लेयर मेनिंजिस है, जो कि 3 लेयर से बनी होती है, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और एरिक्नॉइड, है ना। यहाँ पे भी वही नाम लिखे, यहाँ पे भी वही नाम लिखे, बस ये बताना है आपको सही किस क्रम में है ना। और क्रम कौन सा बताना है? भीतर से बाहर की ओर, यानी कि सबसे अंदर कौन सी होती है, फिर बीच में कौन सी होती है और सबसे बाहर कौन सी होती है। ठीक है, तो आंसर बताओ A B C D तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें से निश्चित है कोई ना कोई एक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक मेनिंजाइटिस डिसीज भी होती है, वो इस मेनिंजिस नाम की लेयर में सूजन आ जाने के बाद हो जाता है मेनिंजाइटिस डिसीज। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, पायामीटर, एरिक्नॉइड और ड्यूरामेटर, है ना। तो ये सबसे अंदर वाली जो हिस्सा है वो पायामेटर है, फिर बीच वाला एरिक्नॉइड है और सबसे लास्ट वाला ड्यूरामेटर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर C। श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है या कैसी क्रिया है, प्रक्रिया है? तो श्वसन एक अपचयी अभिक्रिया है, यानी कि कैटाबॉलिक प्रोसेस है या कैटाबॉलिक रिएक्शन है। याद रखना, सीधा सीधा प्रश्न। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने में नियामक केंद्र है? यानी कि कोई भोजन के अणु आप जो खाए हैं ना, वो अंदर की ओर चले जाएं, फिर उसके बाद कभी उल्टी आ रही तो उसको आप उगल लें, तो निगलने में या उगलने में जो काम कर रहा है या कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो वो कौन सा अंग है? सेरिबेलम है क्या वो? हाइपोथैलेमस है क्या वो? थैलेमस है क्या वो? या मेडुला ऑब्लोंगेटा? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो वो भोजन के रूप में जो कुछ भी आप खा रहे हैं, अंदर की ओर निगल रहे हैं, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा की मदद से ही हो रहा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का जिक्र आपकी फिल्मों में भी हो चुका है। अगर आपको याद हो क्रांतिवीर मूवी नाना पाटेकर की, उसमें बोलता है ना इधर नहीं मारने का, इधर छोटा दिमाग होता है, इंसान मर भी सकता है। तो अगर वो बोलता है कि इधर नहीं मारने का, इधर मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, इंसान मर जाएगा, तो मजा ही नहीं आता। मजे के लिए नाना पाटेकर ने उसको इस अंदाज में कहा कि लोगों को याद रह गया, है ना।
तो ये जो होता है ये यहाँ पे पीछे की ओर मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है, इसको अपन कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है बेटा, और ये काम कर रहा है आपके मस्तिष्क के माध्यम से, मस्तिष्क का ही हिस्सा है ये। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड को पढ़ने वाली विज्ञान की कौन सी शाखा है? न्यूरोलॉजी नहीं है, हिस्टोलॉजी नहीं है, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, तंत्रिका का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो बचा क्या? हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट, किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता? इस प्रश्न पर ध्यान देना, स्पेशली रक्त का थक्का नहीं बनता ये पूछ रहा है। आपके शरीर के अंदर रक्त बह रहा है ना, तो आपके शरीर के अंदर जो रक्त बह रहा है वो जम तो नहीं रहा, अब वो क्यों नहीं जम रहा है ये प्रश्न पूछ रहा है वो। ठीक है, तो ये इसलिए नहीं जम रहा है क्योंकि आपके रक्त के अंदर एक हेपेरिन नाम का एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, यानी कि वो आपके शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोक देता है ना, इसलिए रक्त नहीं जम रहा है क्योंकि आपकी बॉडी में हेपेरिन। अब ये हेपेरिन कहाँ से बन रहा है? तो भैया हेपेरिन जो है वो यकृत के माध्यम से बनाया जा रहा है। लीवर, लीवर बहुत काम की चीज है ना। लीवर को आप प्यार से क्या कहते हो? जिगर। क्या कहते हो? जिगरा। कहते ना ये मेरा जिगरी दोस्त है, उसको बोलो ही इज माई लीवर फ्रेंड, तो उसको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बोलोगे ये मेरा जिगरी दोस्त है, उसको भी अच्छा लगेगा, सामने वाला भी समझ जाएगा, है ना। लेकिन आप कभी ये नहीं कहते ये मेरा गुर्दा फ्रेंड है ना। वो जिगरी गुर्दा यानी कि किडनी, ही इज माई किडनी फ्रेंड, ही इज माई लीवर फ्रेंड। तो लीवर फ्रेंड होता है हिंदी में क्या? गुर्दा। और उसी गुर्दे के द्वारा, सॉरी जिगर है ना, जो यकृत है वो है आपका जिगर, और उसी जिगरे के द्वारा क्या बनाया जा रहा है आपके शरीर में? हेपेरिन। हेपेरिन के माध्यम से आपके शरीर के बॉडी के अंदर जो रक्त है वो नहीं जम रहा, ध्यान रखना, जिगरा काम का है। अक्सर हम किडनी के बारे में बोलते हैं ना, क्यों नहीं आ रहा नेक्स्ट, किडनी के बारे में बोलते हैं ना कि किडनी छील देंगे, तो किडनी कोई आलू थोड़ी ना कि छील देंगे, किडनी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसको छीलने का काम नहीं करना चाहिए। हृदय पेशियां यानी कि कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं, यानी कि आपके दिल के अंदर मांसपेशियां पाई जाती हैं, तो वो कहाँ पाई जाती हैं? वो मायोकार्डियम में पाई जाती हैं, वो एपिकार्डियम में पाई जाती हैं, वो एंडोकार्डियम में पाई जाती हैं, या वो कहीं नहीं पाई जाती, तो कहीं तो पाई जाती होंगी, ये निश्चित है। तो आपका जो दिल है, दिल कैसा है? लाल बनाऊं क्या? लाल ही बनाते हैं क्योंकि अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका दिल है, ऐसा ही होता है ना दिल, कैसा नहीं होता? ऐसे ही देखा होगा। लेकिन ये दिल की वास्तविक संरचना नहीं है। क्यों नहीं है दिल की वास्तविक संरचना? क्योंकि इस दिल की संरचना में आपको केवल एक चैम्बर दिखाई दे रहा है, बल्कि आपके दिल में 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि आपका जो हृदय है वो 4 कक्षाओं युक्त होता है, लेकिन इसमें केवल एक ही कक्षा दिखाई दे रही है। वो किसके लिए है? संबंध स्पेशल, है ना। तो जो आपका संबंध स्पेशल है उसके लिए। तो ऐसी स्थिति, ये दिल की भ्रामक स्थिति है, दिल इस तरीके का नहीं होता। दिल की वास्तविक संरचना क्या है? दिल की वास्तविक संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, उस पर थोड़ा ध्यान दें। ये इस तरीके से आपने जो दिल बनाया है उसको थोड़ा इस तरीके से गणपति बप्पा जैसे आकार में मोड़ देना, और ये जो दिल है वो लगभग इस प्रकार की आकृति में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ रही हैं आपकी कुछ शिराएं जो अशुद्ध रक्त को लेके आ रही हैं। अशुद्ध रक्त को जो लेके आ रही है वहाँ बीच में पाया जा रहा है आपका SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, इधर पाया जा रहा है AV नोड यानी कि ऑरिकल वेंट्रिकल नोड, और ये आपका ट्राइकास्पिड वाल यानी कि 3 डंडे पाए जा रहे हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा सिकुड़ता है तो ब्लड नीचे आता है, फिर ये डाइकास्पिड वाल है, यहाँ से ब्लड नीचे आता है। ठीक है, अब इसको कवर करते हुए एक लेयर पाई जा रही, उसको लेयर को क्या नाम दिया गया है? एक मायोकार्डियम लेयर होती है जो बीच में पाई जाती है, एक एपिकार्डियम होती है, एंडोकार्डियम होती है। इन तीनों लेयर में से सबसे मोटी लेयर जो होती है वो होती है आपकी मायोकार्डियम, और इसी मायोकार्डियम लेयर के अंदर पाई जाती हैं आपकी हृदय की पेशियां यानी कि कार्डियक मसल।
तो परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाए कि कार्डियक मसल कहाँ पाई जाती है, तो कार्डियक मसल पाई जाती है मायोकार्डियम के अंदर, क्योंकि ये मायोकार्डियम हृदय के ऊपर पाई जाने वाली सबसे मोटी लेयर होती है, सबसे मोटी परत होती है। ठीक है, बाकी का हृदय जो है वो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। इससे अधिक जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट बनी है मानव शरीर के तंत्र या मानव शरीर की संरचना वाला, वहां से एक एक करके ये सारी चीजें पढ़ लेना। ठीक, तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या है, मानव के अंदर जो हृदय की पेशियां हैं, हृदय की पेशी यानी कि कार्डियक मसल जो है वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए मायोकार्डियम में। मायोकार्डियम में क्यों पाई जा रही है, क्योंकि मायोकार्डियम हृदय का सबसे, हृदय की परत का सबसे मोटा भाग होता है, मध्यम भाग होता है। नेक्स्ट, श्वेत रुधिर कणिका यानी कि WBC का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है। यदि आपके शरीर के अंदर WBC की संख्या कम हो जाए, नॉर्मली जिस व्यक्ति के शरीर में जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता से अगर ये कम हो जाती तो क्या हो जाता है, आपको ल्यूकोपीनिया नामक रोग हो जाता है। और ल्यूकोपीनिया रोग हो जाने से शरीर की जो इम्यून सिस्टम पावर है वो खतरे में पड़ जाती है, तो व्यक्ति को तकलीफ होने लगती है। ठीक, रक्त का थक्का बनाने के लिए या बनाने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तन करने के लिए किस प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है, इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। तो जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है, अभी अपन ने पहले प्रश्न में क्या देखा था कि रक्त का थक्का नहीं जमता, तो वो शरीर के अंदर की बात हो रही थी, शरीर के अंदर रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो मर जाएगा ना इंसान। तो लेकिन अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो चोट लगने के बाद जिस स्थान पर चोट लगी वहां तो रक्त का थक्का जम जाए, कम से कम वहां ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो भी मर जाएगा। तो ये बात हो रही है जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाएगी तो चोट लगने वाले स्थान पर ब्लड क्लॉट होगा। तो ब्लड क्लॉट कब होता है, जब फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होती है। तो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट किस एंजाइम की उपस्थिति होती है या किस एंजाइम के काम करने के कारण होती है, तो वो एंजाइम है आपका थ्रोम्बिन। प्रश्न का उत्तर क्या है, थ्रोम्बिन। तब जाके धीरे धीरे कुछ उसमें विटामिन के भी लगता है, उसमें कैल्शियम आयन भी लगता है, थ्रोम्बिन भी लगता है, फिर एक लंबी प्रोसेस है जिसके बाद धीरे धीरे आपका रक्त का थक्का जम जाता है। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु यानी कि सबसे बड़ा WBC पूछा है इसमें, सबसे बड़ा WBC कौन सा है इसमें से, तो जितने भी WBC हैं उनमें से सबसे बड़ा WBC आपका मोनोसाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, मोनोसाइट सबसे बड़ा। मोनोसाइट के अलावा उसमें आपका लिम्फोसाइट भी है, थ्रोम्बोसाइट्स भी है, रुधिराणु यानी कि अलग अलग प्रकार के हैं जिसमें से मोनोसाइट सबसे बड़ा है। ठीक, नेक्स्ट, अस्थियों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ बोन्स यानी कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाएगा। ऐसा अगर नॉर्मल एक दिन मैंने क्लास में पूछा कि बेटा ये बताओ कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसने बोला हार्डोलॉजी, हड्डी का अध्ययन हार्डोलॉजी। तो हार्डोलॉजी नहीं होता, अस्थि जो होती है यानी हड्डियों का अध्ययन कहलाता है आपका ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, इस तरह की ब्रांचेस और भी हैं, याद करनी है आपको, परीक्षा में पूछेंगे यहाँ से प्रश्न। निम्नलिखित में से पेस मेकर किसे कहा जाता है। अभी हमने दिल की संरचना बनाई थी ना, ये दिल की संरचना, दिल की संरचना में इसको क्या नाम दिया गया था, इसका नाम था SA नोड। इसी SA नोड को आप क्या कह रहे हैं, पेस मेकर। तो पेस मेकर क्या कहलाता है आपका SA नोड। कहाँ है SA नोड, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, ये SA नोड क्या कहलाता है आपका पेस मेकर। पेस मेकर क्या काम करता है, हृदय की जो कंपन है उस पर कंट्रोल करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किन कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर पाया जाने वाला मेल हार्मोन है, और मेल हार्मोन जो निकल रहा है वो किन कोशिकाओं से निकल रहा है, तो भैया अंतराली कोशिकाओं से निकलता है। याद रख लेना, अंतराली कोशिकाओं से क्या निकल रहा है आपका, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ठीक, वृषण में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह कोशिकाएं होती हैं, कैसी कोशिकाएं होती हैं, ये नर्स कोशिकाएं कहलाती हैं। इन सर्टोली कोशिकाओं को क्या नाम दिया गया है, नर्स सेल नाम दिया गया है। ठीक, बाह्य स्रावी ग्रंथि यानी कि ऐसी ग्रंथियां जिनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, EXOCRINE, यहाँ पे ऐसे और थोड़ा छूट गया है, याद रखना। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं वो निम्नलिखित में से किसका श्रावण करती हैं, किसका सीक्रेशन करती हैं, यानी कि वो किसका निर्माण कर रही हैं, क्या चीज उसमें पाई जा रही है, तो उसके अंदर एंजाइम पाई जा रही है, उसके अंदर हार्मोन्स भी पाया जा रहा है,
तो उसके अंदर दोनों पाए जा रहे हैं या उसके अंदर कुछ नहीं पाया जा रहा। ठीक है, ये बहुत खतरनाक प्रश्न है। अक्सर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2 प्रकार के ऐसे प्रश्न जो आते हैं, देखो ये तो अपन ने बता दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं वाला आंसर होता नहीं, लेकिन कभी ना कभी रेयर केसेस में निकल आता है, थोड़ा सावधानी रखना। लेकिन सी ऑप्शन पे दिया हो उपरोक्त दोनों या डी ऑप्शन पे दिया हो उपरोक्त सभी, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों जब भी दिए गए हैं तो ज्यादातर आंसर मान लिए जाते हैं, लेकिन इस केस में ये गड़बड़ है ना। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता मिश्रित ग्रंथि यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड पूछी जाती और ये पूछा जाता कि मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड का स्रावी पदार्थ कौन सा है, तब आप लगा देते दोनों, क्योंकि मिक्स्ड ग्लैंड में एंजाइम भी बन रहे हैं, हार्मोन भी बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, एक्सोक्राइन, और एक्सोक्राइन से केवल और केवल एंजाइम बनते हैं, हार्मोन केवल और केवल एंडोक्राइन से बन रहे हैं। हार्मोन पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, हार्मोन एंडोक्राइन वाले भाग से बनता है, एंजाइम एक्सोक्राइन वाले भाग से बनता है, और दोनों जो हैं वो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन जिसमें पाई जाएगी वहां बनेंगे, और वो कौन सी होगी, मिश्रित ग्रंथि यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक, तो इसका आंसर क्या हुआ, ध्यान रखना, इसका आंसर केवल एक आएगा, एंजाइम। ठीक है, ऐसे प्रश्न थोड़े खतरनाक होते हैं दोनों वाले, क्योंकि ज्यादातर ऐसे दोनों वाले प्रश्न में दोनों आंसर निकलते हैं, लेकिन अब यहाँ पे दोनों आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग केवल एक आंसर आएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा है। जैसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ली जाए तो लीवर है, यहाँ पाया जाता है, यहाँ डायग्राम में आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, ये रहा, ये लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, एंडोक्राइन, और ये एंडोक्राइन नहीं होती, ये कौन सी है, एक्सोक्राइन है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, लेकिन एंडोक्राइन में सबसे बड़ी पूछी जाएगी तो थायराइड ग्रंथि है, जिसको हिंदी में अवट्टू ग्रंथि कहते हैं। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जा रही है, आपके गले में पाई जा रही है। अगर दिखाई दे तो फोटो में देख लेना, किसी का गला देखना, बाहर से तो दिखेगी नहीं, फोटो में देख लेना, फोटो में आपको पता चल जाएगी। मानव शरीर की एंडोक्राइन ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड होती है। देखने की जरूरत नहीं है, याद कर लेना, जरूरी नहीं हर चीज देखो ही सही। बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बच्चों में थायरोक्सिन की कमी से जो रोग हो रहा है उसे क्रिटिनिज्म कहते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है जड़वानता, जड़मानवता, क्रिटिनिज्म याद रख लो, क्रिटिनिज्म, CRITINISM, क्रिटिनिज्म। ये मानव के शरीर में बच्चों में स्पेशली होने वाला वो रोग है जो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुषों में शुक्र जनन के उद्दीपन के लिए जिम्मेदार है, या शुक्र जनन यानी कि शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक है, तो वो हार्मोन है आपका FSH। FSH का पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, या मैं बता देता हूं, याद कर लेना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हमको मालूम था कि नहीं मालूम था। जिसको FSH हार्मोन का फुल फॉर्म मालूम था वो लिख दे कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हमको ये मालूम था, आप नहीं बताते तो हम बता सकते थे। और जिनको नहीं मालूम था वो ये बता दें कि भैया हमको नहीं मालूम था, आपने बता दिया, धन्यवाद। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। इससे संबंधित अगर कोई डाउट हो तो हर एक टॉपिक से संबंधित आपकी प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप वो वीडियो देख के अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो बगल में लिखे हुए नंबर पे आप संपर्क करें, व्हाट्सएप पे अपना डाउट सेंड कर दें, आपको जब मैं फ्री रहूँगा तब आपको इसका आंसर जो है वो बता दूंगा। ठीक, तो विदा दीजिए, क्या विदा चाहते हैं, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और यदि वीडियो को आपने पाया हो कि हाँ इससे आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई है तो इसको लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, जिससे औरों का भी फायदा हो जाएगा। और अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे अनुरोध है कि वो सब्सक्राइब भी कर दे। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में।